डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, यह वीडियो एमपी बोर्ड क्लास 10th स्टूडेंट्स जिनका पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो आप 75/75 गारंटी है फोड़ के आओगे भाई। 75/75 चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है और एक मैप का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको समझा के बता दिया है। दोनों वीडियो अगर आपने जाके नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाके जरूर देखिए, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। जो इस वीडियो को करके जाएगा वो बोलेगा सर जी फोड़ दिया मैंने पेपर को, 75/75 करके आया हूँ। इतना ज़्यादा जहर है ये पेपर कि बस पूछो ही मत। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को बर्बाद को किए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा 2024, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10वीं, पूर्णांक 75 और प्राप्तांक भी 75 होंगे अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों वर्जन में है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी बिल्कुल भी चिंता ना करें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है सही विकल्प चयन करके लिखिए। आपको सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो देखिए, पेरियर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका केरल में। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। जो पेरियर राष्ट्रीय उद्यान है जो केरल में है, ये हाथी रिजर्व यानी कि एलिफेंट रिजर्व और बाघ रिजर्व, बाघ यानी कि टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। ठीक है, हाथी रिजर्व और बाघ रिजर्व के लिए उल्लेखनीय है। ठीक है, इसका भी आपको खास ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना संबंधित है। तो देखिए, हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड परियोजना है, ये महानदी पे बना हुआ है। कहाँ पे और किस राज्य में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि अगर इससे कोई आउट भी क्वेश्चन आए तो वो भी उसको भी आप फोड़ के आए। देखिए, बगल से जो चीज़ें मैं बताता हूँ उनका भी आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ। किसी क्वेश्चन की मैं पूरी जन्म कुंडली ही निकाल देता हूँ, ये है मेरी खासियत, ताकि उस जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड अगर कोई सी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको फोड़ दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस हीराकुंड परियोजना कहाँ है तो भाई महानदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नहीं, अब महानदी और हीराकुंड परियोजना की बात निकली है तो इसकी पूरी जन्म कुंडली में खोल के रख देता हूँ। चलिए, हीराकुंड जो परियोजना है ये महानदी पे आप सभी को पता है। अब हीराकुंड है कहाँ ये बांध? चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ, ये उड़ीसा के संबलपुर शहर में है। ठीक है, कौन सा शहर में? संबलपुर शहर में ये स्थित है। ठीक है, अब अगर आ जाए कि हीराकुंड जो बांध है वो हीराकुंड परियोजना है, ये कहाँ पे है? तो ओडिशा के संबलपुर शहर में। लो, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आप इसको फोड़ दोगे। और जो अदर बच्चे हैं जो अन्य यूट्यूब चैनलों पे भटक रहे हैं वो सोचते हैं कि बस हीराकुंड परियोजना ही आएगी। नहीं, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो वो फिर रोएंगे परीक्षा में। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अलग से, उनका भी आपको खास ध्यान रखना है। चलिए, हीराकुंड परियोजना संबंधित है तो महानदी बेसिन, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो देखिए, फ्रांसीसी जो क्रांति है वो हुई थी 1789 में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलेट एक्ट पारित हुआ था देखिए मार्च 1919 में। ठीक है, मार्च 1919 में पारित हुआ था। इसकी परिभाषा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में कि ब्रिटिश सरकार को ऐसा अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह बिना मुकदमा चलाए भारतीय लोगों को जेल में फेंक देती थी। ठीक है, ये इसका रोलेट एक्ट का ये नियम था। ठीक है, मार्च 1919 में पारित हुआ था। इसका एक और नाम आप याद रखिए, काला कानून के नाम से भी इसे बहुत लोगों ने बुलाया था। ठीक है, काला कानून यानी कि रोलेट एक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोलकाता के द्वारका नाथ टैगोर 1830 से 1840 के दशक में प्रसिद्ध थे। तो देखिए, किस रूप में प्रसिद्ध थे? ये उद्यमी के रूप में प्रसिद्ध थे, यानी कि एक बिजनेसमैन थे। ठीक है, ये बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया था, तो ये उद्यमी के रूप में प्रसिद्ध थे, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी कौन करता है? तो देखिए, मानव जो विकास रिपोर्ट है वो जारी करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी का अगर पूरा नाम आ जाए तो देखिए, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए, यू से होता है आपका यूनाइटेड, एन से आता है नेशन, यूनाइटेड नेशन, डी से आता है आपका डेवलपमेंट, और पी से आता है आपका प्रोग्राम। ठीक है,
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं अपन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट यही जारी करता है, यूएनडीपी ही जारी करता है हर साल। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, ठीक है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बना हुआ है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। यह 170 देशों से अधिक देशों में फैला है, ठीक है। इसके जो ऑफिसेस हैं वो 170 से अधिक देशों में है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी करता है, कौन, यूएनडीपी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। वेयर इज पेयर नेशनल पार्क, तो केरला में है आपका। हीराकुंड प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू महानदी बेसिन, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन, फ्रांस का जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, 1789 में हुई थी, ठीक है, 1789 में। रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन, रोलेट एक्ट जो पास्ड हुआ था वो होता मार्च 1919 में, ठीक है, मार्च 1919 में। द्वारका नाथ टैगोर ऑफ कोलकाता, ही वाज फेमस ड्यूरिंग द डिकेड, 1830 से 40 में फेमस थे, किसके रूप में, एज एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि एक बिजनेसमैन के रूप में, ठीक है। चलिए, हु रिलीज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर, तो ये देखिए ये यूएनडीपी जारी करता है, ठीक है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार से आपके कंप्लीट सही विकल्प हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो देखिए, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को कहते हैं अपन धर्मनिरपेक्ष, क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। इंग्लिश में नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन द पर्सन इज कॉल्ड, तो उस पर्सन को अपन क्या कहते हैं, उस पर्सन को कहते हैं सेक्युलरिस्ट, क्या कहते हैं, सेक्युलरिस्ट इसे कहते हैं, ठीक है। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेके चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले वो कहाँ थे। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915, इट्स अर्लियर देयर वर, तो देखिए वो कहाँ थे, वो थे दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका में वो थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी, आप सभी को पता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था, और ये 1893 में कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका ये चले गए थे, ठीक है, 1893 में। और फिर लौटे कब थे, ये लौटे थे 1915 में, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, औसत आय को रिक्त स्थान भी कहते हैं, यानी कि एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड, तो एवरेज इनकम को कहते हैं अपन प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। इंग्लिश में इसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। इसे अपन पर मेन इनकम भी बोल सकते हैं एक हिसाब से, लेकिन पर कैपिटा इनकम इसे इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। ये कैलकुलेट किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए, प्रति व्यक्ति आय को हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कुल जनसंख्या यानी कि टोटल जो पॉपुलेशन होती है उसको अगर हम किससे भाग दे दें, देश की कुल राष्ट्रीय आय से, ठीक है, देश की कुल राष्ट्रीय आय से अगर भाग दे दें तो इस प्रकार से हम प्रति व्यक्ति आय यानी कि औसत आय को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बेल्जियम में कैसी सरकार है, इन बेल्जियम देयर इज डैश गवर्नमेंट, तो कैसी सरकार है बेल्जियम में। बेल्जियम में देखिए, आप इसमें मल्टीपल ऑप्शंस लिख सकते हैं, देखिए, संविधानिक, संसदीय, संघीय, आप कोई से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप संघीय लिख सकते हैं, ठीक है। संघीय सरकार कैसी होती है, जहाँ केंद्र और राज्य सरकार दोनों साथ मिलकर काम कर सकती है, ठीक है। संघीय सरकार वो है बेल्जियम में, ठीक है। संघीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है, FEDERALISM, ठीक है, संघीय सरकार यानी कि फेडरलिज्म गवर्नमेंट, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, इन बेल्जियम फेडरलिज्म गवर्नमेंट, ठीक है, फेडरलिज्म। चलिए, प्रजातांत्रिक सरकार रिक्त स्थान के लिए उत्तरदायी है, तो देखिए ये जनता के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है, जनता के प्रति यानी कि लोगों के प्रति उत्तरदायी है कौन सी, प्रजातांत्रिक सरकार, ठीक है। फॉर पीपल ऐसा आप लिख सकते हैं, फॉर पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसके लिए उत्तरदायी है, फॉर पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल, यानी कि जनता के प्रति ये उत्तरदायी है। चलिए, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के किस देश में हुई थी, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल इन यूरोप, ये हुई थी ब्रिटेन में, ठीक है।
ब्रिटेन, ब्रिटेन में ये हुई थी, ठीक है। ब्रिटेन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, भारत का सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, यानी कि इट इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। देखिए भारत का गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो देखिए गोल्डन फाइबर अपन कहते हैं जूट को, ठीक है। जूट को क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर या फिर सुनहरा रेशा कहा जाता है, ठीक है, जूट को। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र में सम्मिलित है, तो सूचनाओं का आदान प्रदान संचार तंत्र में सम्मिलित है, ठीक है। संचार तंत्र यानी कि कम्युनिकेशन में ये है, ठीक है। क्या, इन विच सिस्टम द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड, तो ये है कम्युनिकेशन में, ठीक है। सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र में सम्मिलित है, तो ये सम्मिलित है संचार तंत्र में। चलिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो ये है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, ठीक है। यूरोप में एक देश है बेल्जियम, इसकी जो राजधानी है वो क्या है, इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है। और यहीं पे ये स्थित है, क्या, हेड क्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, ठीक है। अब इसको मैं पूरा खोल के रख देता हूँ। देखिए ये देखिए ये कितने देशों का संगठन है, यूरोपीय संघ, तो ये 27 देशों का संगठन है, ठीक है। 27 देशों का ये संगठन है। इसका जो गठन हुआ था, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1993 में, ठीक है। चलिए इस प्रकार से मैं अदर जो चीज़ें बताता हूँ उनका भी आप खास ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जनमत संग्रह क्या है, यानी कि प्लेबिसाइट, तो देखिए जनमत संग्रह मैं आपको बता देता हूँ। जनमत संग्रह उसे कहते हैं, देखिए सरकार की जो नीतियाँ होती है, सरकार की नीतियाँ या कोई सा अगर वो कानून प्रस्तावित करती है तो उसके बारे में जनता की राय मालूम करना, उसे कहते हैं अपन जनमत संग्रह, ठीक है। जनता का मत एक प्रकार से, ठीक है, लोगों का मत। तो अगर सरकार किसी नीति या कानून को प्रस्तावित करती है और अगर लोगों से उसके बारे में राय ली जाए, ठीक है, उसे कहते हैं अपन जनमत संग्रह, ठीक है। चलिए जमशेदपुर प्रसिद्ध है, जमशेदपुर क्यों फेमस है, तो जमशेदपुर है आपका इस्पात उद्योग के लिए फेमस। काय के लिए, इस्पात उद्योग यानी कि स्टील इंडस्ट्री, इस्पात उद्योग, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। एक बात और मैं बता देता हूँ कि यानी कि टिस्को, आपने सबने नाम सुना होगा टिस्को, इसका फुल फॉर्म में भी आपको बता देता हूँ। टिस्को, देखिए टिस्को भी यहाँ जमशेदपुर में स्थित है। टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है, ये भी जमशेदपुर में ही स्थित है, इसलिए भी जमशेदपुर फेमस है। चलिए वेद शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, तो वेद शासन में आपको बता देता हूँ। देखिए वेद शासन एक ऐसी सरकार होती है, ऐसी गवर्नमेंट होती है जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, यानी कि ये पीपल के द्वारा ये चुनी जाती है, ठीक है। वेद शासन एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है और देश के नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। देश के नागरिक मतलब सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए ये उत्तरदायी होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि वह सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है और देश के नागरिकों के लिए प्रति उत्तरदायी होती है, उसे हम वेद शासन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं कि पीपल के द्वारा ये चुनी जाती है, पीपल यानी कि लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा, पॉपुलेशन के द्वारा, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवरी सिटीजन्स ऑफ कंट्री, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं। चलिए इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सत्य असत्य लिखिए। चलिए पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ में बता दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं, यानी कि द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुड बी कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखिए इसे बिल्कुल ही माना जाता है। देखिए जो विनिर्माण उद्योग होते हैं ना, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उन्हें आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी यानी कि एक और नाम इसका आ सकता है स्पाइनल कोड, एक ऐसा भी बोल सकते हैं आप, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, बैकबोन, ये कहते हैं किसे, विनिर्माण उद्योग को। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 37, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है। विनिर्माण उद्योग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ठीक है, बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में की थी, यानी कि महात्मा गांधी ऑफ हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने जो हिंद स्वराज की रचना, द कंपोजिशन वाज डन इन
1909, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट बात होती है आपकी। जो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना है वो कब की थी? 1909 में की थी। अब बात आती है ये जो आपकी हिंद स्वराज ये पुस्तक है ये कैसी थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हिंद स्वराज जो पुस्तक थी, 1 सेकंड, जो हिंद स्वराज ये आपकी पुस्तक थी, ये हिंद स्वराज गुजराती भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में, ठीक है। हिंद स्वराज गुजराती भाषा में लिखी गई थी, आप इसका ध्यान रखें। और इसके साथ में आपको बता देता हूँ कि इसमें 30,000 वर्ड लिखे थे महात्मा गांधी ने। कितने? 30,000 शब्द। 30,000 शब्दों की एक पुस्तिका थी हिंद स्वराज। इसकी रचना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। तो बिल्कुल आपका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिंडरपेस्ट पशु रोग था जो 1890 में फैला था। बिल्कुल सही बात है। देखिए रिंडरपेस्ट एक बीमारी थी, अफ्रीका में फैली थी। रिंडरपेस्ट पशु रोग था जो 1890 यानी कि 19वीं सदी के लास्ट में, या ऐसा भी अगर क्वेश्चन में आए कि रिंडरपेस्ट पशु रोग 19वीं सदी के अंत में फैला था, तो वहाँ पे भी आप करेक्ट मानेंगे, ठीक है। 19वीं सदी यानी कि अंत उसका क्या होगा? 1890, ठीक है। तो उसे भी हम करेक्ट मानेंगे। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? रिंडरपेस्ट वाज एन एनिमल डिसीज विच स्प्रेड इन 1890। तो बिल्कुल करेक्ट यानी कि ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिक्षक, वकील, पुलिस व डॉक्टर की सेवाएं उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है, यानी कि सर्विस ऑफ टीचर्स, लॉयर्स, पुलिस एंड डॉक्टर्स कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू प्रोडक्शन। नहीं, ये अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाएं देती है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। इनडायरेक्टली देती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि असत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है। 1/3 इन पंचायत फॉर वुमेन स्पेस इज रिजर्व्ड। बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी, सत्य बात है ये। 1/3 आरक्षण है महिलाओं के लिए, कहाँ पे? पंचायतों में, ठीक है। सत्य हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लोकतंत्र का आधार गरिमा और आज़ादी है। द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज डिग्निटी एंड फ्रीडम। बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी, ठीक है। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसका जो लोकतंत्र का आधार है यानी कि बेस है इसका, वो क्या है? आधार, गरिमा और आज़ादी है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य हो जाएंगे। चलिए सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड किस प्रकार का उद्योग है? या संयुक्त उद्योग है, ठीक है। संयुक्त उद्योग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजधानी। सभी को पता है श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तूतीकोरन पत्तन। देखिए तूतीकोरन पत्तन आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तूतीकोरन पत्तन तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मछली पालन। तो देखिए मछली पालन जो आपका है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है, आरबीआई को। असहयोग आंदोलन 1990 में प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 1920, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी मैच कर सकते हैं यहाँ पे। ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या है? जॉइंट इंडस्ट्रीज है, संयुक्त उद्योग है। कैपिटल ऑफ श्रीलंका क्या है? कोलंबो है। तूतीकोरन पोर्ट कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। फिश फार्मिंग कैसा है? प्राइमरी सेक्टर है। बैंक्स क्या है? रिजर्व बैंक है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1990 में चला गया था महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस हो जाएंगे। मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में बताने की कोशिश की है। होपफुली आपको समझ में आया हो। अगर आपको फिर भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन वहीं पे आपको दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन आंसर भाई इतने जहरीले हैं कि यहीं से ही पूछे जाएंगे। आप यकीन मानिए, जो मैं बता रहा हूँ वही कर लीजिए। आपको 75 का पेपर होता है आपका, 75/75 लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए संसाधन के प्रकार लिखिए। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मृदा संसाधन क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ रिसोर्सेज और व्हाट इज सॉइल रिसोर्स? आईएमपी क्वेश्चन है, लिख सकते हैं। जल और मिट्टी क्या है? संसाधन नियोजन के प्रमुख सोपान लिखिए। व्हाट इज एल्यूवियल सॉइल एंड राइट द मेन स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। झूम खेती क्या है? रबी और खरीफ की फसलों के 5 नाम। रबी खरीफ की फसलें क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने एक इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको कि खरीफ क्या होती है। देखिए बारिश का मौसम कैसा होता है? बारिश का मौसम होता है खराब मौसम, ठीक है। कैसा मौसम होता है? खराब मौसम। अब खासे इसको याद रख सकते हैं आप कि खराब मौसम में कौन सी फसलें बोई जाएंगी? खराब यानी कि बारिश के मौसम में खरीफ की फसलें बोई जाएंगी, ठीक है। तो इन्हें अपन लिख सकते हैं कि ये
जून जुलाई के प्रारंभ में बोई जाती है, ठीक है। और रबी की फसलें क्या होती है, जैसे कि अपने गेहूं, चना, ये लहसुन वगैरह, ये कब बोई जाती है, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ठीक है। चना, मसूर, ये है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। रबी खरीफ की फसलों के पच खरीफ में सोयाबीन आ जाएगी, आपकी धान आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगी। रबी की फसलों में आप गेहूँ, चना, मसूर, लहसुन ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विनिर्माण क्या है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहरीले क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे पी लो इनको, जहरीले बन जाओ, परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मोस्ट IMP क्वेश्चन लेके आया हूँ भाई, सारे के सारे। संयुक्त उद्योग क्या है, व्हाट इज जॉइंट इंडस्ट्री, मैंने अभी आपको उदाहरण बताया था ऊपर, ठीक है। परिवहन के कौन कौन से साधन है, परिवहन के आप सभी को पता है, वायु परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, ठीक है। जल परिवहन क्या है, समुद्र जल परिवहन मैंने आपको बताया था सबसे सस्ता तथा महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। चीपर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है वाटर वाला, ठीक है। डिजिटल भारत क्या है, 5 प्रमुख संचार साधनों के नाम, बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं। जैविक युद्ध क्या है, निषेधाधिकार यानी कि व्हाट इज बायोलॉजिकल वेलफेयर, व्हाट इज वीटो पावर, मोस्ट IMP है। स्पिनिंग जेनी मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एक मशीन थी, ठीक है, वो ऊन वाली, ये मैंने आपको इसका चित्र भी बताया था पिछले वीडियो में। औद्योगिकरण उत्पादन क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन, ऑलरेडी बता चुका हूँ। गुटेनबर्ग कौन थे, ऑलरेडी इसका एक वीडियो बना हुआ है, आपने वीडियो जाके नहीं देखा है तो उसको भी जाके जरूर देखें। पंचांग क्या है, मोस्ट IMP है भाई। गेली व कंपोजिटर क्या है, वर्नाक्यूलर क्या है, IMP क्वेश्चन है। द्वितीय क्षेत्र भाई, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की परिभाषा और दो उदाहरण इनके याद कर लो, ये परीक्षा में आना ही है, रख के ले लो ये, ठीक है। ये परीक्षा में आ चुका है, आप ये मानिए। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी सेक्टर और तृतीयक यानी कि टर्टियरी सेक्टर, ठीक है। इन तीनों की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन और इनके दो एग्जाम्पल याद कर लो, ये परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता मैं। आयात निर्यात क्या है, आयात यानी कि अपने देश में करना, इसको इंपोर्ट, ठीक है। निर्यात क्या है, दूसरे देशों में भेजना किसी सामान को, ठीक है। ये होता है आयात और निर्यात का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑलरेडी इसको अच्छी तरह से मैं समझा चुका हूँ। मोस्ट IMP क्वेश्चन है भाई। वन्य और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार IMP है। मुद्रा के कार्य, आप मोस्ट IMP क्वेश्चन है, याद कीजिए इसको, मुद्रा विनिमय माध्यम है, IMP क्वेश्चन है भाई। संघवाद क्या है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या से है, व्हाट इज फेडरलिज्म, राइट इट्स फ्यूचर, ये बेल्जियम में जो पाई जाती है, मैंने आपको बताया है। भारत के मानचित्र में कोयला उत्पादन क्षेत्र को दर्शाइए, मानचित्र का एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसकी जो लिंक है कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा, उस वीडियो को जाके जरूर देखना, क्योंकि भाई बहुत ही IMP क्वेश्चन है वो, ठीक है। 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता को है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन क्या है, ऑलरेडी बता चुका हूं, साइमन कमीशन, इस पे भी वीडियो बनी हुई है, ठीक है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका को समझाइए और क्षेत्रीय दल व राजनीतिक दलों के बीच में क्या अंतर है समझाइए, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है, हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ वर्जन में मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से इसका मैंने कंप्लीट सोल्यूशन बता दिया है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। 75/75 छाप के आओगे, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस।